करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम स्टॉप किया था। हमने मैक्सवेल इक्वेशंस का आइडिया लिया था और देन वी डिराइव ऑन द इक्वेशन ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और मैंने ये बताया था कि जो स्टोर्ड एनर्जी है इसी इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग के कितनी फोर्स आपके पास आई है फॉर द मूवमेंट और उस फोर्स को हम फिर वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास वही है इलेक्ट्रिक वोल्टमीटर को मैंने इन द फॉर्म ऑफ दीज प्लेट्स उसको रिप्रेजेंट किया है। एक आपके पास यहाँ पे फिक्स प्लेट है और एक आपके पास मूविंग प्लेट है। और जब हम यहाँ पे हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हो तो क्या होता है, आपकी जो मूवेबल प्लेट है वो इट कवर्स अ फ्यू डिस्टेंस, ठीक है, और वो फिक्स प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और जो इसकी अट्रैक्शन है उसको जब ये प्लेट ऊपर की तरफ मूव करती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको बैलेंस्ड कैसे किया गया था, इट इज़ बैलेंस्ड बाय द स्प्रिंग एंड द वेट्स, ठीक है। तो हमने एक काउंटर फोर्स को प्रोड्यूस किया यूजिंग दिस काउंटर वेट एंड द स्प्रिंग। तो जब आपके पास मूवेबल प्लेट थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव कर गई तो लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं डी एक्स इज एक्चुअली द डिफरेंशियल लेंथ। ये जो आपकी प्लेट ऊपर की तरफ मूव किया दिस इज दी नॉन एज द डिफरेंशियल लेंथ। तो अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है, ये जो वॉल्यूम है तो जो आपके पास जो टोटल एनर्जी है इस वॉल्यूम की, टोटल एनर्जी इन दिस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आपको नजर आया ना, ये वाला जो प्लेट ऊपर मूव किया, टोटल एनर्जी इन दिस वॉल्यूम इज रिलेटेड टू फोर्स। एंड इसका मतलब ये है कि जो आपके पास डिफरेंशियल एनर्जी है, द डिफरेंशियल ऑफ एनर्जी इट मीन्स दैट द एनर्जी का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू दिस डिफरेंशियल लेंथ तो व्हाट यू गेट द नॉलेज ऑफ द फोर्स, ठीक है। द डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी इज द फोर्स, क्योंकि ये एनर्जी में डिफरेंस आया है तो दिस इज व्हाट द फोर्स। और एनर्जी किस में डिफरेंशिएट किया अगर हमने इसको इन टर्म्स ऑफ द लेंथ, इन टर्म्स ऑफ दिस लेंथ ऊपर मूव किया ना, तो अगर आप इस फोर्स जो इस वॉल्यूम के अंदर जो आपके पास एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या है, दिस इज द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी तो डब्ल्यू है, ठीक है, W इज व्हाट द टोटल एनर्जी which is stored between these plates। तो the differential amount of energy which is dW by dx is equal to the force, ठीक हो गया। तो अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब हमारे पास एक हमने ये एक रिलेशन डिराइव किया था which was UC, और हमने यहाँ पे कहा था कि the stored energy in the parallel plates capacitor is equal to half epsilon naught E square A D। एंड व्हाट वाज दिस, ये टर्म थी आपके पास एनर्जी डेंसिटी की। और मैक्सवेल ने ये बताया कि अगर आप एनर्जी डेंसिटी को इस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो यू गेट टू नो दी टोटल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन दी पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। अब उस वक्त जो उस डेरिवेशन में मैंने जो सिंबल यूज़ किया था दैट वाज U, तो UC। तो अब हम यहाँ पे उसको रिप्लेस कर रहे हैं W से, ठीक है। नाउ W इज व्हाट द टोटल एनर्जी विच इज स्टोर्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और मैंने ये कहा कि जब आपकी ये प्लेट, तो ये टोटल एनर्जी है, ठीक है। अब हुआ ये कि जब हमने हाई वोल्टेज को अप्लाई किया तो व्हाट हैपेंस, ये जो मूवेबल प्लेट है यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव कर गई है। तो अब ये जो वॉल्यूम है ना, इस वॉल्यूम में ये जो ऊपर से ऊपर मूव किया है तो ये जो डिफरेंस आया है, जो डिफरेंस है ना, ये जो इतना वॉल्यूम है, हम इंटरेस्टेड हैं कि इस वॉल्यूम में कितनी फोर्स थी, ठीक है, हाउ मच द एनर्जी इन दिस वॉल्यूम। और दैट एनर्जी कैन बी टोटल एनर्जी। अगर आपके पास W है तो जो डिफरेंशियल लेंथ
अगर ये यहाँ से यहाँ तक मूव करने में वो dx है, तो वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी स्टोर्ड, और उसको हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसके अलावा और यहाँ पे चेंजिंग पैरामीटर कोई भी नहीं था, तो दैट इज इक्वल टू द फोर्स। ठीक हो गया। एंड इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और व्हाट इज dx, dx इज द डिफरेंशियल लेंथ विच इज, अगर अब यहाँ पे क्या था हमारे पास d, नाउ d इज व्हाट d, अब मैं यहाँ पे एक और चेंज लाता हूँ, जहाँ मैंने उसको u c को w से रिप्लेस किया, यहाँ पे मैं d को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, x से। now this is x, now what is x, x is the total length or total distance between the plates। तो अगर आप इसका डिफरेंशियल ले रहे हो dw by dx, तो आपको क्या बता देगा, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू द फोर्स, क्योंकि हमने ये देखा ये प्रैक्टिकली यहाँ पे फोर्स ही लग रही थी जब ये प्लेट ऊपर की तरफ मूव किया। तो यहाँ पे ऊपर कैसे मूव किया, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई मैकेनिकल फोर्स थी, तो इसको हमने इस एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी को, इससे हमने मैकेनिकल फोर्स से यहाँ से इस तरह से हमने इसको रिलेट कर दिया। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड इन करो, इस पे अप्लाई करो, सो यू गेट टू नो दिस दिस इक्वेशन लाइक dw is equal to half epsilon naught e square a dx। now this is the differential length, this is x and this is what, this is dx। okay, और आपको ये पता है कि इसके इक्वल है, then you get to know dw by dx is equal to half epsilon naught e square a, and this is equal to what, this is equal to the force जो कि यहाँ पे आई है। now what is a, a is the area of the plate, और यहाँ पे a dx क्या है, this is the differential volume। ये जो आपके पास डिफरेंशियल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है ना आपके पास, ये देखो ये टोटल एनर्जी है बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स का प्रेशर, इस फार्मूला से, ये हमने अभी पीछे डिराइव किया। अगर आप इसका डिफरेंशियल अमाउंट देखना चाहते हो तो वो कैसे है, dw, और यहाँ पे आपने ये, दिस इज द टोटल वॉल्यूम, a मल्टीप्लाई बाय x, a इज द एरिया ऑफ द प्लेट मल्टीप्लाई बाय x, दिस इज द टोटल वॉल्यूम, एंड a मल्टीप्लाई बाय dx इज, दिस इज व्हाट द डिफरेंशियल वॉल्यूम, दिस इज द डिफरेंशियल वॉल्यूम। और एंड यू नो दैट dw by dx is equal to force, तो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया। सो द फोर्स which is experienced here is equal to this, okay, half epsilon naught e square a। now let me remove these equations so that we will be getting in with this standard equation for our case। ठीक है, आई होप आपकी जो कंसेप्ट्स हैं वो तो यहाँ पे क्लियर हो गए थे। now अब आपको पता है, since you also know that what is E is a gradient of E is equal to V by X, ठीक है, what is electric field is the gradient of voltage, ठीक है, this differential this is actually delta V by delta X, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पे हमने डिफरेंशियल का साइन हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। सो यूजिंग दिस टर्म हियर वी हैव इवॉल्व आवर एक्सप्रेशन इन अ more simplified way, which is f is equal to half epsilon a, and what is the e square is actually वापस क्या आ जाएगा, v square by s, ठीक है। अब यहाँ मैंने s इंट्रोड्यूस कर दिया। now what is s, let's suppose मैं यहाँ पे कह रहा हूँ this is ds and
एस इज एक्चुअली दी एस को मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो अवॉइड द कंफ्यूजन मैंने इसको यहाँ पे एस रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एंड वी आल्सो नो, अब आपके पास यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी होगा, विच इज एफ इज इक्वल टू के एक्स। नाउ व्हाट इज के एक्स? एक्स इज व्हाट, ये जो आपका मूवमेंट है ना, यहाँ पे ये नीडल होता है, यहाँ पे आपके पास एक स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मूव कर रहा है, दिस इज व्हाट एक्स, ठीक है। तो अगर हम दोनों रिलेशंस को आपस में इक्वेट करें, सो वी गेट टू नो, अभी एस भी है, ये भी अभी मैं आपको क्लियर कराता हूँ एस क्या है। ये दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास एक वो इक्वेशन आ जाएगी जो कि आपके टेक्स्ट बुक की इक्वेशन है, which is half epsilon a b divided by s minus x square is equal to kx। ये सिर्फ में आपकी एक स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन है, या आपके पास ये कहते हैं दिस इज दी गवर्निंग इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। अब यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे सामने आ रही है? नाउ एस इज द टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हम यहाँ पे डी एक्स को रिप्रेजेंट किया था, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम कुछ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं सो वी वांट टू मेक देम मोर क्लियर। तो यहाँ पे इसलिए डी एक्स की जगह हमने ना इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और इस टोटल को हमने क्या दिया, दिस इज एस। Now s is the distance between the plates and x is what the amount of length which is covered। और इसको हमने क्यों इस तरह से किया, क्योंकि हमारे पास नीचे है स्प्रिंग, और स्प्रिंग की भी नीडल है, उसका भी एक डिस्टेंस है ना, तो उसको भी हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया। तो उसको भी हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि हमारे पास जो गवर्निंग इक्वेशन है इट मस्ट बी इन अ मोर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, जो किसी के लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड हो, कि उसको इजीली समझ सके। नाउ s इज व्हाट द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड x इज व्हाट, दिस इज द कवर्ड डिस्टेंस, दिस इज द कवर्ड डिस्टेंस। और नॉर्मली आपके पास जो है x बहुत ही स्मॉल होता है, तो ये गवर्निंग इक्वेशन है। और अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, सो हमारे पास एक इक्वेशन निकलती है x मल्टीप्लाई बाय s माइनस x स्क्वायर is equal to epsilon naught a v square by 2k। अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होने जा रही है, वो क्या है कि आपके पास x, now what is x? x is the linear motion, कितना लीनियर डिस्टेंस कवर किया। अब वो ये बता रहा है कि जो लीनियर, अब नॉर्मली x ना बहुत स्मॉल होती है, ठीक है, x इज़ वेरी स्मॉल, तो उसको आप तो x स्क्वायर है, तो इस तरह से s से अगर ये इतनी होती है स्मॉल कि हम इस x को इससे s से बहुत s इज़ वेरी लार्ज, x इज़ वेरी स्मॉल, तो इस x को हम नॉर्मली इग्नोर भी कर सकते हैं, वी हैव दिस इक्वेशन, ठीक है। लेकिन आप उसको ऐसे रख दो तो यू आर इन अ मोर प्रिसाइज्ड वे। तो यहाँ पे हमें ये बात पता लग रही है, जो डिस्टेंस मूव हो रहा है, जो ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस कवर किया है ले इलेक्ट्रोड्स ने, और वही हमने यहाँ पे स्केल की करके इसको मैग्नीफाई किया है स्केल के ऊपर, तो x इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ये हमें क्या बता रहा है? वो हमें ये बता रहा है कि इस तरह से हम RMS वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं AC की, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव का कंसेप्ट नहीं आ रहा, और ये v स्क्वायर भी है साथ में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर आइदर द RMS वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज और द DC वैल्यू को आप मेजर कर सकते हैं। तो हम इसमें पोलैरिटी, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम कोई पोलैरिटी की बात नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट मेजर द पोलैरिटी बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्केल ऑफ द वोल्टेज।
और दूसरी चीज़ कि हम इससे मैंने कहा है कि हम पीक वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मेजर द पीक वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ये एक मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है, और ये जो मैकेनिकल सिस्टम है और जो मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग है वो बहुत स्मॉल है इसमें, ठीक है, और जो मैकेनिकल सिस्टम का ना हर सिस्टम का एक टाइम कांस्टेंट होता है, ये जो मैकेनिकल सिस्टम है इसका टाइम कांस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जबकि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो आप अप्लाइड वोल्टेज होती है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उसका टाइम कांस्टेंट बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो हायर फ्रिक्वेंसीज में ये जो आपका अपरेटस है ये इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दी हायर फ्रिक्वेंसीज, इसलिए हम इसमें RMS को मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे DC वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक बेसिक सी है, एक डायग्राम मैंने आपको बना दी, और ये मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर की ये शेप है, बट यू हैव several other shapes of electrostatic voltmeter। कंसेप्ट यही होगा, आपके पास दो प्लेट्स होंगी, एक फिक्स्ड होगी एक मूवेबल होगी, लेकिन अरेंजमेंट आपके पास डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया है आपने, हो सकता है कि आप प्योर लगा दो, आप यहाँ पे टॉर्शनल स्प्रिंग लगा दो, या प्लेट्स की मूवमेंट किसी और टाइप की कर दो, लेकिन जो अंडरलाइंग कंसेप्ट है वो यही रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का। अच्छा, ये तो हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, लेकिन अगर आपके पास वोल्टेजेस बहुत हाई है, लाइक अप टू 500 किलो वोल्ट्स 1000 किलो वोल्ट्स तक को मेजर करना है, तो अब उस सिनेरियो में आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर है वो नहीं रहेगा, इट वुड बी समहाउ चेंज। और वो किस तरह का आएगा, चलिए हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉलम्स वगैरह सब भी रहेगा। अब ये कोर्स स्कीमेटिक आपको नजर आ रही है, यहाँ पे एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे लो वोल्टेज इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे स्केल है, ये देखो ये स्प्रिंग लगाया है, दिस इज आर डिफरेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। इन द सेम वे अब ये एक और ऑपरेटर्स दिखाता हूँ आपको, ये देखें यहाँ पे आपके पास एक लाइट सोर्स है, ये क्या है, ये दिखाता हूँ मैं आपको, नाउ व्हाट इज दिस, ठीक है, और नाउ व्हाट इज दिस, यहाँ पे लाइट सोर्स है, यहाँ पे आपने हाई वोल्टेज को अप्लाई किया, ठीक है, ये आपके पास जो इलेक्ट्रोड है दिस इज ग्राउंडेड, मींस यहाँ पे 0 वोल्ट्स है, लाइट सोर्स यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे एक मिरर लगाया गया है, हियर इज अ मिरर, ठीक है, लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, यहाँ पे एक स्केल है। अब ये होता क्या है कि ये जो M है ना, M जो लिखा हुआ है दिस इज मूवेबल प्लेट, ये इसकी तरफ खींची चली जाती है, तो जो मिरर पे लाइट होती है वो उसका एंगल चेंज होता है, तो यहाँ पे स्केल पे आप उसको चेंज कर देना। व्हाट इज दिस, दीज आर दी काउंटर वेट्स जो यहाँ पे प्लेस किए गए, ठीक है, ये आप अच्छा अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी हाई वोल्टेज एंड दी लो वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। लेट्स थिंक अबाउट कि आपके पास हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर होगा या लो वोल्टेज, लो वोल्टेज में मेरी बात करूँ 10 किलो वोल्ट्स 15 किलो वोल्ट्स तक मेजर कर लें, लेकिन जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का जो प्रैक्टिकल ऑपरेटर्स होता है उसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन किस तरह की होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने स्टार्ट में एक आपको दिखाया था, दिस इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, ठीक है, और ये एक हाई वोल्टेज है, ये 100 किलो वोल्ट्स तक को मेजर कर रहा है, तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, या और बड़ी स्केल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो वो हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं इसको। तो ये हमारे पास एक सेटअप है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का फॉर हाई वोल्टेज, ठीक है। अब पहले तो मैं आपको इस इंस्ट्रूमेंट की कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहले जो हम स्टडी करते रहे ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर था फॉर नॉट वेरी हाई वोल्टेज, मतलब लो वोल्टेज के लिए भी ऑब्वियसली अगर आपके पास अट्रैक्शन हो गई, प्लेट्स मूव कर रही है, तो आप 5 2 3 4 5 6 किलो वोल्ट्स को मेजर कर सकते हैं। नो दिस इज़ फॉर वेरी हाई वोल्टेजेस। अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू। आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है विच इज़ नॉन एज दी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड,
एक आपके पास है यहाँ पे ग्राउंड इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे आपके पास एक अरेंजमेंट है, दिस इज द कैपेसिटर डिवाइडर अरेंजमेंट, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज द कैपेसिटर डिवाइडर। अब क्वेश्चन ये है, ये कैपेसिटर डिवाइडर कहाँ से आ गया? व्हाट इज दिस कैपेसिटर डिवाइडर एंड व्हाई वी नीड दिस फॉर द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर? लो वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में इसकी ज़रूरत नहीं होती। वो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको अभी दिखाई, सारी प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं। नाउ व्हाट इज दिस? दीज आर दी रिंग्स, ठीक है, आल्सो नोन एज दी गार्ड रिंग्स। देन यहाँ पे आपके पास एक डोम शेप्ड इलेक्ट्रोड, डोम शेप्ड एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम हाई वोल्टेज को, ये कंडक्टर है, ये भी एक डोम शेप्ड कंडक्टर है, यहाँ पे हम हाई वोल्टेज को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। डोम क्यों? ताकि चार्ज आपका ज़रा यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए। ये आपके पास क्या है? दिस इज जी एंड दिस इज जी। जी का क्या मतलब है? जी आर, दिस इज दी गार्ड इलेक्ट्रोड। These are the guard rings, 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्लाइड्स में भी आप देखा, these are the guard rings and this is the guard electrode. Now what is this M? M is the movable electrode and this is the fixed electrode, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड क्या है आपके पास? दिस इज दी फिक्स्ड इलेक्ट्रोड। अब क्वेश्चन ये है कि ये गार्ड इलेक्ट्रोड्स क्यों हैं, ये फिक्स्ड इलेक्ट्रोड क्यों है? नाउ व्हाट इज दिस गार्ड रिंग्स, व्हाई दिस इज द कैपेसिटर डिवाइडर अरेंजमेंट? क्योंकि बेसिक कंसेप्ट तो आपको स्टडी कर ही लिया कि आपके पास जो फोर्स होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, फोर्स की जो गवर्निंग इक्वेशन है वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। ये वही फिगर है, मैंने इसको बोर्ड पे ड्रॉ कर दी। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक मिरर है, मिरर, ठीक है, शीशा मिरर, और यहाँ पे मेरे पास एक लाइट सोर्स है, दी लाइट बीम, ठीक है जी, और इससे क्या काम है, ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। अब एक और चीज़ कि ये जो फिक्स्ड इलेक्ट्रोड है, दिस इज़ फिक्स्ड बट दिस इज़ एडजस्टेबल। क्या मतलब? ये जो फिक्स्ड इलेक्ट्रोड है दिस इज एडजस्टेबल। हाँ, एक बार आपने इसको जब एडजस्ट कर लिया तो फिर जब आप एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे तो इसकी आप पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन फॉर द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट यू कैन चेंज और यू कैन एडजस्ट इस पोजीशन को, यहाँ के ले जा सकते हैं, यहाँ पे ले जा सकते हैं, या नीचे भी ला सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन है कि ये फिक्स्ड इलेक्ट्रोड जो है ये एडजस्टेबल है, तो हमें इसकी क्या जरूरत है, एडजस्टेबल है या नहीं, ठीक है जी। तो बात यह है, हम अब कहाँ से स्टडी करें, ठीक है। अब ये डोम कंस्ट्रक्शन है, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे हम हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे इसके बारे में कही जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के बारे में कि इसकी जो इट हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस। Now what does it mean? What does it mean by high input impedance? यहाँ पे आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ पे आपके पास जो फिक्स इलेक्ट्रोड है ये ग्राउंडेड है, ठीक हो गया। तो ये जो फिक्स इलेक्ट्रोड है ना, इट इज ग्राउंडेड। लेट मी शो यू वन थिंग। यस, आई जस्ट connected this fixed electrode is grounded, ठीक है ना। उसको अब ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के पास हाई इनपुट इम्पीडेंस है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई इनपुट इम्पीडेंस? उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास हाई वोल्टेज सोर्स है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये मूव कर सकता है सिर्फ, और ये आपके पास फिक्स इलेक्ट्रोड है, बीच में हमारे पास क्या है, देयर इज एन एयर, हवा है ना, सिर्फ एयर गैप है। तो इसका मतलब है कि इसकी इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी, वेरी हाई होगी। फिर एक और बात इसके बारे में है कि इट हैज़ दी स्मॉल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर हैज स्मॉल कैपेसिटेंस यूजुअली
प्रोसेस क्यों है? अब देखो यहाँ पे अगेन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोई हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया। यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एयर है, और एयर की जो परमिटिविटी होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो ESVM electrostatic voltmeter offers you a very small value of the capacitors, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसके अलावा मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करना चाहूँ। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस हियर, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे आती है कि ये जो apparatus है, इट कैन बी यूज फॉर दी फ्रिक्वेंसीज अप टू 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 1 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर नॉर्मली डिज़ाइन नहीं होता। नाउ व्हाट डज इट मीन्स? अब देखो जो फ्रिक्वेंसी की बात की है, एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन दी रेजोनेंस, ठीक है। जो उसकी बात की गई, जो उसकी जो वर्किंग फ्रिक्वेंसी है वो 1 मेगाहर्ट्ज तक की है। इट डिपेंड्स ऑन दी रेजोनेंस। अब रेजोनेंस से क्या मतलब है? रेजोनेंस कैन बी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड रेजोनेंस कैन आल्सो बी ड्यू टू दी मैकेनिकल सिस्टम। नाउ व्हाट डज इट मीन्स? अब ये देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर क्या है, एक तरह से एक कैपेसिटर बिहेव करता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो कनेक्टिंग लाइंस हैं वो क्या बिहेव करती हैं? इंडक्टर। इट मीन्स कि आपके पास कैपेसिटर और इंडक्टर आपके पास इन सीरीज आ गए, ठीक है। अगर आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी? इंक्रीज करेगी, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगी? वो डिक्रीज करेगी। सो देयर विल कम अ पॉइंट एट विच क्या होगा कि XL विल इंक्रीज एंड XC विल डिक्रीज, एंड एक पॉइंट आएगा जिसमें ये दोनों जो रिएक्टेंसेस हैं दे विल मैच, दे में मैच। अगर ये मैच कर गई तो टोटल इनकी जो रिएक्टेंस है आपके सिस्टम की वो क्या हो जाएगी? दैट विल बी 0, एंड दिस इज व्हाट द नॉन एज द रेजोनेंस कंडीशन। और इस कंडीशन को हमने अवॉइड करना है, और यही कंडीशन हमें डिफाइन करवाती है अपर लिमिट, ठीक है। इसकी अपर लिमिट क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। देन वी हैव अनदर पॉसिबिलिटी कि देखो आपके पास ये एक मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है, और ये फिक्स इलेक्ट्रोड है, ये मूवेबल इलेक्ट्रोड है। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, या इट डिपेंड्स ऑन योर फ्रिक्वेंसी के, जो भी फ्रिक्वेंसी होगी, जो फोर्स यहाँ पे अपीयर होगी, जो फोर्स लगेगी वो भी इन द फॉर्म ऑफ उसकी भी फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये भी हो सकता है कि आपका जो मैकेनिकल सिस्टम है वो भी फोर्स को ऑब्वियसली जो फोर्स है हो सकता है कि उस फोर्स की फ्रिक्वेंसी सिस्टम की फ्रिक्वेंसी के साथ रेजोनेट कर जाए, ठीक है। तो इसलिए ये जो फ्रिक्वेंसी है इसकी ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर भी और मैकेनिकल सिस्टम स्ट्रक्चर के ऊपर भी, ठीक है। तो नॉर्मली 1 मेगाहर्ट्ज तक का डिज़ाइन होता है, और ये इट डिपेंड्स ऑन योर डिज़ाइन के कितनी फ्रिक्वेंसी आपका सिस्टम बियर कर सकता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर ना बहुत ही एक्यूरेट डिवाइस है। अगर आप AC वोल्टेज की बात करते हैं ना, इसका एरर जो है इट इज़ विद इन 0.25%, और DC के केस में इट इज़ विद इन बिटवीन 0.1% इन केस ऑफ DC वोल्टेज, एंड इन केस ऑफ RMS AC वोल्टेज इट इज़ 0.25%. So it is a very accurate device for measuring the voltage. अच्छा, रेजोनेंस की हमने यहाँ पे बात कर ली है। अच्छा, अब एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आती है गार्ड रिंग्स की, ठीक है। ये गार्ड इलेक्ट्रोड क्या है और हमने ये गार्ड रिंग्स क्या है? देखो हमारे पास इसमें जो कंसेप्ट था वो था किसका? फोर्स का, ठीक है।
मीन्स के आपके पास जो फोर्स है वो ऐसी थी, हमने ये कहा था कि आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अब ये आपके पास है गार्ड इलेक्ट्रोड्स, ये आपके पास है गार्ड रिंग, और जो आपके पास जो मूविंग प्लेट है इट इज़ एक्चुअली एम्बेडेड इन गार्ड इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये गार्ड इलेक्ट्रोड्स की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना यहाँ पे, इट बिकम्स यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स यूनिफॉर्म एंड देयर इज नो फ्रिंजिंग इफेक्ट। Now what does it mean by fringing effects? का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरह से फ्रिंज करके नीचे की तरफ नहीं जा रही। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्रिंजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी उसको हमने गार्ड इलेक्ट्रोड्स और गार्ड रिंग्स लगा के क्या कर दिया, उसके इफेक्ट को हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि हाई वोल्टेज जब होते हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो हाई वोल्टेज है, दूसरा यहाँ पे आपके पास गैप भी बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें फ्रिंजिंग इफेक्ट आए, क्योंकि ये फिक्स्ड इलेक्ट्रोड है, ये मूविंग इलेक्ट्रोड होती तो फ्रिंजिंग इफेक्ट आना था। और फ्रिंजिंग इफेक्ट की वजह से हमारी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हमने डिराइव की थी वो वो लीनियर इक्वेशंस थी, ठीक है। वो उसमें फिर हमें इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर आवर प्रिसीजन उसमें नहीं आनी थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रिंजिंग इफेक्ट है इट इज़ बिकॉज ऑफ दी नॉन लीनियरिटीज। तो हमने क्या लगा दिया, फ्रिंजिंग इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पे गार्ड इलेक्ट्रोड्स और गार्ड रिंग्स यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो क्या हो रही है, आपके पास अब फ्रिंजिंग इफेक्ट इग्नोर हो गया और अब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइंस में आ गई। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो ग्रेडियंट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट मस्ट रिमेन यूनिफॉर्म। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे फील्ड वीक हो और यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर हो, ठीक है। तो ये हमने कैसे किया, तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर डिवाइडर लगा दिया। तो अब कैपेसिटर डिवाइडर का क्या बेनिफिट हो गया, यहाँ पे वी आर गेटिंग ड्यू टू दिस कैपेसिटर डिवाइडर we have achieved uniform potential gradient. We have achieved uniform potential gradient, ठीक है, between the electrodes। इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच में अब यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। इस सारा काम हमने इसलिए किया था सो दैट देयर मस्ट बी अ लीनियर रिलेशन बिटवीन योर फोर्स एंड योर डिस्टेंस। जितना ये डिस्टेंस मूव किया इसने नीचे की तरफ मूविंग प्लेट ने, तो फोर्स का और डिस्टेंस का आपस में लीनियर रिलेशन रहे, कोई फ्रिंजिंग ना रहे इलेक्ट्रिक फील्ड की और ना ही आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा ना हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़रा ज़्यादा है यहाँ पे कम और उसका जो ग्रेडियंट है वो नॉन यूनिफॉर्म ना हो, ताकि हमारे पास इस डिस्टेंस x का और जो फोर्स अप्लाई हो रही है देयर मस्ट बी अ यूनिफॉर्म और लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दैम, वरना यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप ना रहता हमें ना। हाँ, तो अब फिर हमारे पास एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप में ये होना था कि डिस्टेंस आप मेजर करते फिर आपने कहना था कि नहीं इतने डिस्टेंस पे इतने फोर्स, इतना वोल्टेज है, इतने डिस्टेंस पे इतना फोर्स है। तो एक लीनियर रिलेशनशिप अचीव करने के लिए हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर डिवाइडर लगा दिया। और इसके अलावा गार्ड रिंग्स का एक और काम भी है, ठीक है। ये कैपेसिटर डिवाइडर लगाया, दूसरा गार्ड रिंग्स एक काम और भी कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि ये फ्रिंजिंग इफेक्ट को निगेट कर रहे हैं,
बल्कि ये आपके पास जो कोरोना इफेक्ट आता है, जो कोरोना इफेक्ट आता है उसको भी ये निगेट कर रहे हैं, उसको भी ये होने नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स में यूनिफॉर्म ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो गया। यहाँ पे हाई वोल्टेज है, यहाँ पे लो वोल्टेज है, 0 वोल्ट है, आई मीन ग्राउंड है, तो यहाँ पे कोरोना नहीं आएगा, यूनिफॉर्म आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो गया। तो गार्ड रिंग, गार्ड इलेक्ट्रोड, कैपेसिटर डिवाइडर से हमने ये सारे पर्पसेस जो है हमने यहाँ पे अचीव कर लिए। अब एक दो पॉइंट्स हमारे यहाँ पे डिस्कस करने वाले बाकी रह गए हैं। हमने ये कहा था, एक क्वेश्चन ये आता है कि फिक्स प्लेट है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, क्यों? आपने पढ़ा था ना एयर की क्या थी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 किलो वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, और हमने ये भी देखा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज आपके पास 17 किलो वोल्ट्स पर पेकर कर गया था पर सेंटीमीटर। तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर है, इसकी रेंज को बढ़ाना है, ठीक है, अगर आपको पता है कि आप ऐसा वोल्टेज मेजर करने जा रहे हो जिसकी रेंज कम है, तो आप फिक्स्ड इलेक्ट्रोड को ज़रा करीब एडजस्ट कर दो, यू नो कि आपके पास ब्रेक डाउन अकर नहीं करेगा। ऑब्वियसली हम ये तो नहीं चाहते ना यहाँ पे ब्रेक डाउन अकर कर जाए, ठीक है, तो इसको हम एडजस्ट कर देते हैं फिक्स इलेक्ट्रोड को। अगर आपने रेंज बढ़ानी है, आप इलेक्ट्रोड को नीचे की तरफ पोजीशंस पे एडजस्ट कर देते हैं, ताकि यू मस्ट बी हैव सफिशिएंट गैप सो दैट देयर मस्ट बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंसुलेशन, एयर इंसुलेशन ब्रेक डाउन। अच्छा, एक बात एक और रह गई है यहाँ पे कि ये एक मिरर लगा हुआ है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे क्या आपके पास काउंटर वेट्स है। इसको हम थोड़ा सा ना जूम इन करके देख लेते हैं। गार्ड रिंग्स की बता दिया आपको मैंने, गार्ड इलेक्ट्रोड ये भी बता दिया, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे आपके पास है मिरर, ठीक है, इसको मैं ऐसे प्लेस किया हुआ है, और ये आपके पास नीचे मूवेबल प्लेट के साथ है, ये मूवेबल प्लेट है। यहाँ पे आपके पास लगे हुए हैं काउंटर वेट्स, ठीक है, दीज आर योर वेट्स। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर देता हूँ। दीज आर योर काउंटर वेट्स। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, दिस इज योर मिरर। अब यहाँ पे क्या होता है, अब जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली ये जो मूवेबल इलेक्ट्रोड है ये नीचे की तरफ जाएगी, तो मिरर की पोजीशन चेंज होगी। अभी ऐसे है तो थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, फिर और ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना, मिरर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास एक लाइट बीम है, और इधर हमने एक स्केल बनाया हुआ है, ठीक है, इट इज़ कैलिब्रेटेड। जब मिरर बिल्कुल स्ट्रेट है, लाइट यहाँ पे आई और वापस इधर चली गई। जब मिरर थोड़ा सा इसकी रोटेशन चेंज हुई तो अब क्या हो गया, अब लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, वापस इधर जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास एंगल थीटा भी आ गया, और हमने यहाँ पे इसको मैग्नीफाई करके क्या कर लिया, तो हमने यहाँ पे उसको वोल्टेज को मेजर कर लिया। जो मिरर की डिफ्लेक्शन है उसको हमने एज अ स्केल यूज़ किया, जो लाइट की जो डिफ्लेक्शन है उससे हमने वो हाई वोल्टेज को मेजर भी कर लिया, और काउंटर फोर्स लगाने के लिए हमने यहाँ पे हमारे पास काउंटर वेट्स भी आ गए, ठीक हो गया। अब एक और क्वेश्चन कि मिरर के बारे में आ गया, कैपेसिटर डिवाइडर क्यों लगाया है ये भी आपको बता दिया। अगली चीज़ आती है लोडिंग इफेक्ट। ऑब्वियसली लोडिंग इफेक्ट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर किसी भी वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, कि ये इसका लोडिंग इफेक्ट कितना है, या आपके वोल्टेज सोर्स पे कितना लोड डालेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा लोड डाल दिया तो आपका जो हाई वोल्टेज जो सोर्स है हो सकता है कि वो ऐसा है कि उसका वोल्टेज डिस्टर्ब हो जाए। तो देखो यहाँ पे लोडिंग इफेक्ट, यहाँ पे 3 तरह के कैपेसिटेंसेस आ रही हैं। एक आपके पास कैपेसिटर है बिटवीन गार्ड रिंग, ठीक है, बिटवीन गार्ड रिंग्स आपके पास एक कैपेसिटेंस है, ठीक है। दूसरा आपके पास एक कैपेसिटेंस है बिटवीन दीज 2 प्लेट्स, ठीक है, एक ये कैपेसिटेंस आ गई, और एक आपके पास लगा हुआ ये कैपेसिटर डिवाइडर। अब ये जो कैपेसिटर है आपके पास, ये जो C है, ये जो कैपेसिटर है बिटवीन दीज प्लेट्स, ये तो बहुत ही लो है ना, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये गार्ड रिंग्स का कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ड्यू टू गार्ड
गार्ड रिंग्स। इसके अलावा आपके पास एक कैपेसिटेंस है ड्यू टू दिस कैपेसिटेंस डिवाइडर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसकी कैपेसिटेंस बहुत कम है, गार्ड रिंग्स की कैपेसिटेंस इस बी इन प्लेट्स की कैपेसिटेंस से ज़्यादा है, लेकिन जो कैपेसिटेंस डिवाइडर है इसकी कैपेसिटर भी सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स के इसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ जो कैपेसिटेंस डिवाइडर है इसका जो लोडिंग इफेक्ट है, यही लोडिंग इफेक्ट आपके पास अपीयर होगा इस पर आपकी हाई वोल्टेज सोर्स में। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास 3 डिफरेंट सोर्सेज पैरेलल में लगी हों, ठीक है, ये लेट्स सपोज दो सोर्सेज पैरेलल में लगी हैं, एक की लेट्स सपोज रेजिस्टेंस आर है, एक की कैपिटल आर है, मतलब ये कि इसकी इम्पीडेंस ज़्यादा है, इसकी इम्पीडेंस कम है, तो ऑब्वियसली करंट लो इम्पीडेंस आपके पास जो है वो क्या करेगी, डोमिनेट करेगी ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस डिवाइडर है इसकी जो भी इम्पीडेंस है वही आपका लोडिंग इफेक्ट पे बिहेव करेगी, और ये भी इतनी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू नहीं होती कि आपकी जो सोर्स है वो लोड हो सके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स थे और ये क्यों लगाए गए, और जो गवर्निंग इक्वेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर की वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर है ये टॉपिक अपने एंड पे आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में अब हम कोई नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।